हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का शचीज एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड एंड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इससे पहले जानते हैं एक बहुत ही जरूरी तथ्य। क्या आपको पता है कि जब हम बाजार में गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं तो हम दूसरों के लिए जॉब क्रिएट करते हैं? यस, क्योंकि जब हम बाजार में गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने जाते हैं तो हम चीजों की डिमांड करते हैं, और जब हम चीजों की डिमांड करते हैं उनकी सप्लाई करने के लिए प्रोडक्शन हाउसेस क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, उन्हें प्रोड्यूस करते हैं। उन्हें प्रोडक्शन के लिए कौन चाहिए? वर्कर्स चाहिए। इस तरह वो और ज्यादा वर्कर्स को एम्प्लॉय करेंगे, उन्हें जॉब्स देंगे और उस डिमांड को पूरा करेंगे, सप्लाई करेंगे मतलब उसके लिए। तो जब हम डिमांड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट में तो हम जॉब्स भी क्रिएट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका समझने के लिए, क्योंकि जिस देश में कम डिमांड होती है उस देश में एम्प्लॉयमेंट भी कम होता है। जिस देश में ज्यादा डिमांड होती है चीजों की उस देश में एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा होता है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है अपनी डिमांड बढ़ाइए, चीजों को खरीदिए। इसलिए बहुत सारे एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स चलाए जाते हैं ताकि आप डिमांड करें, इकोनॉमी में बूस्ट आए और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। तो डिस्कस करते हैं हम अपना डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड की कॉन्सेप्ट्स, और उससे पहले डिस्कस करेंगे हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको जानने जरूरी हैं डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड के लिए, और उनकी प्रॉब्लम्स क्या होती है, उनसे क्या इक्विलिब्रियम बनता है। ओके, डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है? कम, किसी चीज की कमी। डेफिशिएंट मींस कमी, और डिमांड तो हमने डिस्कस कर ही रखा है पहले वीडियो में, आप देख सकते हैं। एक्सेस मतलब किसी चीज की सरप्लस, ज्यादा होना किसी चीज का। एम्प्लॉयमेंट, अब एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट ऐसी कंडीशन है जिसमें आप किसी जॉब में लगे हुए होते हैं, यानी कि किसी कार्य को करने के लिए, किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने के लिए आपको पैसे मिल रहे हैं, उस समय आपको कोई जॉब है। सपोज आप कहीं कॉलेज में प्रोफेसर हैं या किसी फैक्ट्री में वर्कर हैं तो आप एम्प्लॉयड हैं क्योंकि आपको उसके पैसे मिल रहे हैं, राइट। अब कॉन्सेप्ट आता है फुल एम्प्लॉयमेंट का और अंडर एम्प्लॉयमेंट का। फुल एम्प्लॉयमेंट देखिए, ईएमपी मैंने एम्प्लॉयमेंट के लिखा है शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि इस जगह थोड़ा स्पेस बचाना पड़ता है, एग्जांपल्स भी देने हैं हमें। तो फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी कंडीशन है जहां पे वो सभी लोग जो काम करना चाहते हैं, those who are willing and able to work at existing wage rate, यानी कि वो सभी लोग जो काम करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पे उन्हें काम मिल रहा है, यानी जॉब मिल रही है, वो होता है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट का कंडीशन किसी भी इकोनॉमी में। क्या है अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। विलिंग एंड एबल। अब एबल पहले डिस्कस करते हैं, विलिंग भी हम उसके साथ डिस्कस करेंगे। विलिंग तो नॉर्मली बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन एबल यानी कि अगर आपके पास कोई डिग्री है, कोई क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आप पीएचडी इन इकोनॉमिक्स, तो पीएचडी इको का बंदा कहीं भी जाके प्रोफेसर या टीचर बन सकता है, इको का टीचर बन सकता है। तो आई एम एबल, ठीक है, आई एम एबल टू वर्क। विलिंग, मैं जॉब भी करना चाहती हूँ, क्वालिफिकेशन है, आई वांट टू गेट एम्प्लॉयड। बट विलिंगनेस किस पे डिपेंड करती है? वेज रेट्स पे। अब वेज रेट्स, एग्जिस्टिंग वेज, गिवन वेज रेट सपोज 50,000 रुपीज एक प्रोफेसर को मिल रहे हैं किसी कॉलेज में, और वहां मैं एबल हूं और विलिंग भी हूं काम करने के लिए, और मुझे वो जॉब मिल जाता है, इसकी कंडीशन होगी फुल एम्प्लॉयमेंट। इसी तरह फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब मेरा तो एम्प्लॉयमेंट मिल गया, लेकिन पूरी इकोनॉमी के लिए तो हम नहीं कह सकते। पूरी इकोनॉमी में क्या होता है, जितने भी लोग इकोनॉमी में हैं, जो वर्कर हैं या एबल टू वर्क हैं और जो काम करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट्स पे, और डिफरेंट जो जॉब्स है उनके डिफरेंट वेज रेट्स होती है। प्रोफेसर की सपोज 50,000 है, किसी टाइपिस्ट की या किसी और की नौकरी के लिए 10,000 हो सकता है, किसी स्कूल में जॉब के अलग रेट्स होते हैं, प्राइवेट स्कूल में अलग हैं, डिफरेंट वेज रेट्स अवेलेबल हैं और डिफरेंट वर्कर्स हैं। सपोज पूरी इकोनॉमी में अगर 10 लाख वर्कर हैं, यानी सप्लाई कितनी है? 10 लाख वर्कर की है सप्लाई ऑफ लेबर, यहाँ पे हमने ऐसा ले रखा है। तो 10 लाख वर्कर अगर हैं, ठीक है, अब वो 10 लाख वर्कर्स के लिए डिफरेंट वेज रेट्स पे डिफरेंट जगहों पे जॉब अवेलेबल है। अब क्या हुआ, सप्लाई ऑफ लेबर क्या 10 लाख और डिमांड ऑफ लेबर भी अगर 10 लाख हो, डिफरेंट जगहों पे उन्हें जॉब सबको मिल जाए, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन कहलाएगी। यानी कि कोई बंदा जो काम करना चाहता है और काम करने लायक भी है, एग्जिस्टिंग वेज रेट्स पे काम करने को इच्छुक है, उस रेट पे जहां अवेलेबल इकोनॉमी में, उसको उन सबको जॉब मिल रहा है, तो वो क्या है कंडीशन? फुल एम्प्लॉयमेंट की। यानी एक्सेस कैपेसिटी नहीं है हमारे पास, और लेबर नहीं बचा जो काम करना चाहते थे, जो काम करने लायक थे और एग्जिस्टिंग वेजेस पे काम करने के लिए इच्छुक थे, वो सबको जॉब मिल गया। हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी नहीं है इकोनॉमी में, राइट। ये हो गया कंडीशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अब देखिए, अगर सप्लाई तो है 10 लाख लोगों की, काम करने के इच्छुक है, एबल भी है, सब कुछ है,
और वो एग्जिस्टिंग वेज रेट्स पे काम करने को तैयार हैं, जो भी अवेलेबल है उन्हें, जो भी तनख्वाह मिलने वाली है, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो क्या होगी, अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन। अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी अगर सप्लाई ऑफ लेबर तो 10 लाख लोगों की है और डिमांड रह जाए 8 लाख लोगों की कुल, तो ये क्या होगी, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। आगे समझ में, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं हम। अब देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट एंड जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपकी इकोनॉमी में कोई अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमेशा अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है किसी इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में, उस समय भी कुछ नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट जरूर होगा। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अब जान लेते हैं। नेचुरल यानी प्राकृतिक बेरोजगारी हमेशा रहेगी, कुछ ना कुछ प्राकृतिक रूप से रहेगा, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई की कंडीशंस को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। कभी डिमांड ऊपर, कभी सप्लाई ऊपर, तो इस तरह की कंडीशंस को बैलेंस होने में, इक्विलिब्रियम आने में टाइम लगता है, और बहुत सारे रीजंस हैं। और नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। अगर सपोज कि मेरी सैलरी सपोज 50,000 होनी चाहिए, मैं ये मानती हूँ, और अगर किसी कॉलेज में मैं जाऊं, एबल हूँ, विलिंग भी हूँ, मेरे पास क्वालिफिकेशन है, मैं चाहती हूँ काम करना, किसी कॉलेज में जाऊं मैं, अगर वो लोग कहें कि आप यहाँ पे 5,000 रुपए पर मंथ में काम कर लो, और मेरा मन नहीं है उस 5,000 रुपए में काम करने का, मैं ये सोचूंगी इससे अच्छा अपने घर बैठ जाऊं, तो मैं क्या करूंगी, उस जॉब को नहीं लूंगी। तो उस समय क्या होगा, वो मेरी नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में आ जाएगा, मैं जानबूझकर नहीं कर रही। तो इस तरह की बेरोजगारी रहेगी इकोनॉमी में। कुछ लोग उस वेज रेट पे काम करना नहीं चाहेंगे, वैसे हम डिस्कस करेंगे इसे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में, लेकिन यहां भी याद रखिए और बहुत सारे कारण हैं। और 3 तरह की बेरोजगारियां हैं जो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट में एक किसी भी अर्थव्यवस्था में आती है। कौन कौन सी बेरोजगारी है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट और सरप्लस अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल क्या होता है? फ्रिक्शन का मतलब होता है, वर्ड है इंग्लिश का, यानी संघर्ष, यानी टकराव किसी चीज का। अब टकराव या संघर्ष अगर हमें जॉब फाइंड आउट करना है, पहला संघर्ष डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमें कहीं जॉब फाइंड आउट करना है, एक जगह जॉब छोड़ दिया हमने, या यहाँ 5,000 मिले थे, तो मैं जगह जगह कॉलेजेस में जाऊंगी और जॉब ढूंढूंगी, उस समय क्या है, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। हो सकता है मुझे आगे थोड़े दिन बाद मिल जाए, लेकिन उस समय अनएम्प्लॉयड हूँ। ये क्या है? नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट है, और ये फ्रिक्शनल के अंतर्गत आता है, क्योंकि अभी मुझे जॉब नहीं मिली है, मैं एक जॉब छोड़कर दूसरे जॉब में जाना चाहती हूँ, तब भी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। कई बार लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे कि देखिए उसी शहर में 5,000 में जॉब अवेलेबल है, उसी शहर में 60,000 में भी जॉब अवेलेबल है, मुझे सैलरी 60,000 की मिल सकती है, लेकिन मुझे पता ही नहीं है किसी कॉलेज में ऐसा जॉब अवेलेबल है जो खाली है और मैं वहां जा सकती हूँ। तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लोग कभी कभी रोजगार समाचार नहीं पढ़ते या इंफॉर्मेशन नहीं मिलती किसी वैकेंसी के, उस केस में भी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, तो उसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और एक केस है इमोबिलिटी ऑफ लेबर, आपकी बुक में सारे लिखे हुए हैं, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। इमोबिलिटी का क्या मतलब है? जो मूव ना कर सके। सपोज आई लिव इन एनसीआर रीजन ऑफ इंडिया, मैं एनसीआर रीजन में रहती हूँ और यहाँ पे मैं आराम से जॉब कर सकती हूँ, लेकिन अगर कोई बहुत अच्छा जॉब 1 लाख रुपए पर मंथ का मुझे जॉब बेंगलुरु में अवेलेबल है, या 2 लाख का मुझे हैदराबाद में अवेलेबल है, लेकिन मैं इमोबाइल हूँ, मैं वहां नहीं जा सकती, मेरी मोबिलिटी नहीं है, क्योंकि मेरी फैमिली यहाँ, मेरे बच्चे यहाँ, तो मैं वहां मूव नहीं करूंगी, तो उस केस में क्या होगा, मैं अनएम्प्लॉयड रह जाऊंगी, क्योंकि मैं वहां नहीं जा सकती, मैं इमोबाइल हूँ। देन चेंजिंग जॉब्स तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, या फिर कोई मशीनरी आपके वियर एंड टियर हो जाए किसी फैक्ट्री में, या सपोज प्रिंटिंग प्रेस का एग्जांपल ले लीजिए। मेरे पास एक प्रिंटिंग प्रेस है सपोज, और उसकी जो मशीन थी, प्रिंटिंग प्रेस थी, जो मशीन थी प्रिंट करती थी, वो खराब हो चुकी है, और उस पर मान लीजिए 10 वर्कर काम करते थे हमारे प्रिंटिंग प्रेस पे। अब मशीन खराब होने की वजह से, वियर एंड टियर होने की वजह से क्या हुआ, वो सारे के सारे मजदूर जो उस पे काम करते थे, वर्कर काम करते थे वहां पे, वो सारे के सारे बेरोजगार हो गए। तो ये क्या है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी वियर एंड टियर ऑफ मशीनरी की वजह से हुआ, तो ये भी आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट पे। अब दूसरा टाइप क्या है नेचुरल का अनएम्प्लॉयमेंट का? स्ट्रक्चर यानी संरचना, जो किसी भी देश की एक आधारभूत संरचना होती है, उस पर भी डिपेंड करता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कैसा होगा या एम्प्लॉयमेंट कितना होगा। अब स्ट्रक्चरल में कौन सा केस है? शॉर्ट सप्लाई। देखिए लेबर तो पूरा है आपके पास, लेबर की सप्लाई पूरी है आपकी, 10 लाख हमने यहाँ मान लिए, हालांकि असलियत में कुछ और डेटा होता है, लेकिन हमने यहाँ माना है। अब हमारे पास लेबर पूरा है, लेकिन हो सकता है कि हमारे पास रॉ मटेरियल ना हो, हमारे पास मशीन ना हो, हमारे पास लैंड ना हो, उस केस में भी आपके लोग अनएम्प्लॉयड रह सकते हैं।
जैसे कि खेती में होता है, जमीन इतनी नहीं है कि जो अतिरिक्त जो वहां पे लोग हैं वो रोजगार पा सके, इसीलिए वहां पे छिपी हुई बेरोजगारी होती है, वो भी एक केस है। या शॉर्ट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, देखिए जो कंपनियां या जो फैक्ट्री चिप्स बनाती हैं, किसी साल अगर आलू की खेती कम रह गई या आलू का प्रोडक्शन कम हुआ तो क्या होगा, रॉ मटेरियल पूरा नहीं मिलेगा, तो जो लोग आलू की चिप्स की फैक्ट्री में काम करते थे वो बेरोजगार हो गए, राइट। तो इस केस में क्या हुआ, शॉर्ट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल की वजह से लोग अनएम्प्लॉयड हुए और उसे क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। अब आते हैं लैक ऑफ एक्सपर्टीज, कोई काम सपोज हमें करना ही नहीं आता, उस केस में लेबर है, काम भी करना चाहती है, काम करने लायक, लेकिन उसमें एक्सपर्टीज नहीं है किसी काम को करने की। सपोज टीचर्स हैं, अभी व्हाइट हैट ने ऐड निकाला है और बहुत सारी कंपनीज को कोडिंग एक्सपर्ट्स की जरूरत है, लेकिन लोगों को कोडिंग अच्छी तरह नहीं आती, मुझे भी नहीं आती कोडिंग, हो सकता है आपको भी ना आती हो, तो कोडिंग जो लोग नहीं जानते वो जॉब में नहीं जा सकते। जॉब तो अवेलेबल है इकोनॉमी में, लेकिन हम उसे कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है, हमारे पास उसको करने के स्किल्स नहीं है ना, हमारे पास करने के एजुकेशन नहीं है। तो क्या है, लैक ऑफ एक्सपर्टीज की वजह से भी, किसी काम को करने की वजह से, स्किल न होने से हम लोग अनएम्प्लॉयड रह सकते हैं। चेंज इन टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी ही चेंज होगी किसी को काम करने की। सपोज जो हाथ से जूते बनाने वाले लोग हैं, वो लोग हाथ से जूते बनाते थे, कॉबलर्स, अब क्या है, जूते मशीनों से बनते हैं, लेकिन वो मशीन पे काम नहीं कर सकते। अब क्या होगा, जो लोग हाथ से जूते बनाने वाले थे, अब हाथ से जूते जो बनते हैं वो बिकते नहीं है, तो जो हाथ से जूते बनाने वाले लोग थे वो बेरोजगार हो गए। तो इसको भी हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है, सरकार चेंज होती है, देश की संरचना चेंज होती है, उस हिसाब से इस तरह की रोजगार भी टाइप चेंज होते हैं, उस वजह से लोग बेरोजगार हो जाते हैं, उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। सरप्लस अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपकी बुक में शायद नहीं है, लेकिन मैंने एक्सप्लेन किया, आप लिख सकते हैं एग्जाम में और अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। मिनिमम वेज पॉलिसी अगर गवर्नमेंट चला देती है, देखिए बड़ी क्लासेस में काम आएगा आपको सरप्लस अनएम्प्लॉयमेंट, और ये तीनों आपको लिखने पड़ेंगे। सरप्लस अनएम्प्लॉयमेंट अगर है, अगर आपकी गवर्नमेंट मिनिमम वेज पॉलिसी चलाती है, मिनिमम वेज पॉलिसी क्या है कि सपोज हमारी सरकार ने ये ऐलान कर दिया है या पॉलिसी बनाई है कि किसी भी मजदूर को, दिहाड़ी मजदूर को जो मजदूरी करेगा उसे 500 रुपए पर डे की दर से दी जाएगी, उससे नीचे आप उसे दिहाड़ी या वेज नहीं दे सकते। पर डे पे जो लोग काम करते हैं, आपकी काम वाली बाई को या मेड को आप सपोज 2000 रुपए पर मंथ से नीचे नहीं पे कर सकते, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे भाई 2000 देने की जगह मेरा काम तो सिर्फ 500 रुपए पर मंथ का है, मैं 2000 क्यों दूं किसी मेड को, तो ये काम झाड़ू पोछा मैं खुद कर लूंगा या कर लूंगी। तो उस केस में क्या होगा, जो लोग काम करने चाहते थे, जो लोग, उनका क्या वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। क्यों, आप लोग तो उन्हें लगाएंगे नहीं काम पे, और गवर्नमेंट ने कह दिया कि 2000 से नीचे काम पे आप रख नहीं सकते, तो क्या हुआ, जो लोग 500 रुपए पे काम करने को तैयार थे वो लोग भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप रख ही नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी आ चुकी है। इस तरह फैक्ट्रीज में भी कभी कभी जब मिनिमम वेज एक्ट लगा दी जाती है, मिनिमम वेज पॉलिसी कहीं पे होती है, उस समय भी फैक्ट्रीज क्या करती हैं, कम लेबर से अपना काम चलाती हैं, और सरप्लस लेबर क्या होता है, सरप्लस हो जाता है। जो एग्जिस्टिंग लेबर है, देखिए अगर किसी फैक्ट्री में 100 वर्कर लगे हुए थे, अब मिनिमम वेज पॉलिसी आ गई सपोज, और उसकी वजह से फैक्ट्री 100 वर्कर्स को एम्प्लॉय नहीं कर पा रही है, और वो क्या करेगी, अब 50 वर्कर ही रख लेगी, तो क्या हुआ, 50 वर्कर एक्सेस हो गए और सरप्लस हो गई है। अब सरप्लस होने की वजह से ये लोग बेरोजगार हो गए, क्योंकि मिनिमम वेज पॉलिसी आने की वजह से अब लोग रोजगार नहीं पा रहे हैं। तो ये हो गया सरप्लस अनएम्प्लॉयमेंट। और ये तीनों किसके टाइप है, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या है, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट भी है इकोनॉमी में, इसका मतलब ये नहीं कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट के रहते हुए भी इकोनॉमी में 3 तरह के अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा पाए जाते हैं, यानी कि एक प्राकृतिक रूप से बेरोजगारी जरूर पाई जाती है, राइट। अब आते हैं हम दूसरे टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है हमारा है वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी क्या होता है, वॉलंटियर करना, अपनी इच्छा से कहीं पे कुछ काम करना, अगुवाई करना किसी चीज की, कोई सेवा करना। अब वॉलंटरी यहाँ पे कोई दूसरा मीनिंग है इसका, वॉलंटरी यानी अपने कंट्रोल में, मेरा मन, सपोज अगर मेरा मन है तो मैं काम करूं, नहीं तो ना करूं, एग्जिस्टिंग वेज रेट्स पे। इसमें 2 चीजें होती हैं, या तो मैं बिल्कुल काम करना पसंद ही नहीं करती या करता हूं, और दूसरी चीज है कि मुझे उस एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, यानी कि जो इनकम या जो सैलरी मुझे मिलने वाली है उस पर मैं काम करना नहीं चाहती। सपोज मुझे लगता है कि मेरे एरिया में 50,000 रुपीज पे मैं काम कर सकती हूँ और मैं करूंगी, राइट। और इस रेट पर
मैं काम करने को तैयार हूं और मुझे नौकरी अगर मिल जाती है तो मैं कर लूं। लेकिन अगर कोई कहे कि मैडम आप 5,000 रुपीज में काम कर लीजिए हमारे कॉलेज में, और मुझे लगेगा 5,000 रुपीज बहुत कम है मेरी कैपेसिटीज और मैं जितना काम करूँ इसके हिसाब से, तो मैं काम करना नहीं चाहती। इसका क्या मतलब है? अ वर्कर व्हेन ही डज नॉट वांट टू वर्क एट ऑल or he does not want to work at existing wages is not employed, that is known as voluntary unemployment। यानी कि वो बंदा जो या तो बिल्कुल काम करना नहीं चाहता या एग्जिस्टिंग वेज रेट पे यानी कि उस सैलरी पे काम करना नहीं चाहता, उसे क्या कहेंगे? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो कुछ लोग जानबूझकर भी काम पे नहीं जाते क्योंकि या तो उन्हें सैलरी पसंद नहीं आती या वो बिल्कुल काम करना नहीं चाहते। भाई उनके पास इतना पैसा है कि आराम से घर में रह सकते हैं, लेट सकते हैं और कोई जॉब करे बिना अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो वो क्या है? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल काम करना ही नहीं है, चाहे वेज रेट कम है या उन्हें काम करना पसंद नहीं है। अब इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट आता है। इनवॉलंटरी का मतलब क्या होता है? जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप काम करने लायक हैं, आप काम करना भी चाहते हैं और आप एग्जिस्टिंग वेज रेट्स पे अपनी सर्विसेज देने को तैयार हैं, कहीं पे भी काम करने को तैयार हैं, लेकिन आपको काम नहीं मिल रहा। सपोज मैं 5,000 में भी काम करने को तैयार हूं, मैं एबल हूं कहीं काम करने को प्रोफेसर और मैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करने को इच्छुक भी हूं, 5,000 में ही काम करने को भाई मैं तो तैयार हूं, लेकिन उस 5,000 में भी मुझे नौकरी नहीं मिल रही अगर, तो ये क्या हुआ? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए समझ में आया? मतलब यहां ये है कि अगर मैं इस पे 5,000 पे काम करना ना चाहूं एग्जिस्टिंग वेज रेट्स पे तो क्या? वॉलंटरी। अगर मैं इस पे भी काम करना चाहूं और मुझे फिर भी जॉब नहीं मिल रही तो क्या हुआ? इनवॉलंटरी, यानी कि मेरे कंट्रोल में नहीं है। यानी कि हमारी इकोनॉमी में इतने जॉब ही नहीं है जो हमें मिल जाए। 5,000 में भी लोग काम कर रहे हैं, दूसरों ने जॉब ले ली, मुझे नहीं मिली, यानी कि मैं अनएम्प्लॉयड हूं काम करने की इच्छा के बावजूद, कम से कम सैलरी पे भी मैं काम करता है लेकिन मुझे जॉब नहीं, तो इसको क्या कहेंगे? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल जो वर्ड है अनएम्प्लॉयमेंट आया है वो आया है बिजनेस साइकिल से। बिजनेस साइकिल्स, बिजनेस साइकिल्स क्या होती है? यानी कि बिजनेस के उतार चढ़ाव की वजह से जो साइक्लिकल चेंजेस आते हैं, यानी कि एक के बाद एक चेंजेस आते हैं, साइकिल यानी स्पाइरल शेप में या कुछ भी एक के बाद एक चेंजेस, तो वो क्या कहते हैं? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है, बिजनेस साइकिल्स कहलाती हैं। ओके, जो बिजनेस साइकिल्स की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आता है इकोनॉमी में उसे क्या कहते हैं? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। और नॉर्मली बिजनेस साइकिल्स को दो चीजों में डिफाइन, वैसे तो काफी फ्रेजेस हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे बिजनेस साइकिल्स को, पर बेसिक जो चीज है वो है रिसेशन एंड बूम। रिसेशन के टाइम क्या होता है? जैसे कि आजकल हो रहा है, आजकल क्या हो रहा है? कोरोना जब पेंडेमिक आया तो लॉकडाउन हो गया, उसके बाद में बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई। अब जॉब चली गई तो इनकम नहीं रही, इनकम नहीं तो वो लोग डिमांड नहीं करें, तो डिमांड नहीं है मार्केट में, देखा जाए लोग बाजार नहीं जा रहे, खरीदारी कम कर रहे हैं, उनके पास पैसा कम है, तो अब क्या है? डाउन टर्न है इकोनॉमी का, यानी मंदी है एक तरह से, और लोग कम डिमांड करें, गुड्स एंड सर्विसेज कम खरीद रहे हैं। अब कम खरीद रहे हैं तो इसका क्या होगा? कम खरीद रहे हैं तो बाजार में जब डिमांड नहीं है तो प्रोड्यूसर सप्लाई क्यों करेगा भाई? वो प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो लो प्रोडक्शन की वजह से लोगों की नौकरी और जा रही है, लोग अभी भी जॉब कट्स के शिकार हो रहे हैं। जॉब कट्स हो गए, अब क्या होगा? फिर से उनकी इनकम कम होगी, डिमांड फिर वो कम करेंगे, फिर से लो प्रोडक्शन होगा, फिर से जॉब कट्स होगी, तो ये स्पाइरल बन जाता है, इस तरह का गोल एक के बाद एक ऐसी चीजें होने लग जाती हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब ये क्या स्पाइरल बन गया? ये अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जो रिसेशन के टाइम आता है आपका अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी आती है उसे हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और बूम के टाइम क्या होता है? इसका उल्टा होता है, वैसे यहाँ डिस्कस नहीं करना है, बूम के टाइम इसका उल्टा समझिए, अपटर्न होता है इकोनॉमी में, बहुत ज्यादा डिमांड होती है चीजों की, बहुत ज्यादा डिमांड की वजह से प्रोडक्शन हाई होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, फिर से वो लोग डिमांड करते हैं, फिर हाई इनकम होती है, फिर से उन्हें रोजगार मिलता है, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। बूम के टाइम मतलब आपका एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, और रिसेशन के टाइम आपका एम्प्लॉयमेंट चला जाता है, लोगों का रोजगार चला जाता है और वो बेरोजगार हो जाते हैं, इसे कहते हैं हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, अब आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पे, वो है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट कहां था? हमारा 10 लाख लोगों पर, यानी कि हमारी जब लेबर 10 लाख था, डिमांड ऑफ लेबर 10 लाख थी, और हमारी सप्लाई ऑफ लेबर भी, डिमांड सप्लाई दोनों ही हमारी 10 लाख थी। इन 10 लाख पे क्या है? हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट है, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट, ये हो गया हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट। और इस फुल एम्प्लॉयमेंट पे हमारी जो इकोनॉमी की कैपेसिटी है, वो कोई भी कैपेसिटी हो सकती है हमारी, प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज, इस फुल एम्प्लॉयमेंट पे हमारे जो वर्कर हैं
कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, राइट। सपोज हमारे जो वर्कर्स हैं वो आपके 10,000 करोड़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं इस पे, ठीक है, इस फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर। अब क्या होगा, अब सपोज ये 10,000 करोड़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में प्रोड्यूस कर सकता है फुल एम्प्लॉयमेंट पे, ये केस अलग है। लेकिन जब हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या, अब इक्विलिब्रियम क्या, पहले ये समझ लेते हैं। इक्विलिब्रियम वहां होता है हमारा, हमने पढ़ा है, शॉर्ट एंड इक्विलिब्रियम पढ़ रखा, आप देख लीजिए, वीडियो भी है इसके ऊपर। हमारी सिचुएशन इन इकोनॉमी है, सिचुएशन इन इकोनॉमी व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि डिमांड जो है गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट में वो सप्लाई के बराबर है। अब मान लेते हैं हमारे इकोनॉमी में जब फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, मान लेते हैं हमारी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड हमारी है 10,000 करोड़ की, 10,000 करोड़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी इतनी गुड्स एंड सर्विसेज की जितने 10,000 करोड़ वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमारी हैं, उतनी गुड्स एंड सर्विसेज की हमारी डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड है, और एग्रीगेट सप्लाई भी इतनी ही है, 10,000 करोड़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है और 10,000 करोड़ की सप्लाई भी है। क्यों, जो कुछ लोग डिमांड करेंगे प्रोड्यूसर्स उसे सप्लाई करेंगे, मतलब जितनी डिमांड होती है उतनी सप्लाई बढ़ा देते हैं प्रोडक्शन हाउसेस या प्रोड्यूसर्स। तो अब डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है, वो किसके बराबर है, जितनी हमारी फुल कैपेसिटी है। फुल कैपेसिटी क्या होती है किसी इकोनॉमी की, जहां पे उसके रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज हो जाए और कोई एक्सेस कैपेसिटी ना बचे। एक्सेस कैपेसिटी का मतलब क्या है, हमारे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज हो जाए, वो एक्सेस कैपेसिटी ना हो, यानी कि जितने वर्कर हमारे पास थे वो सारे काम पे लगे हुए हैं, यानी कि और कोई वर्कर बाकी नहीं जो प्रोडक्शन कर सके। और इन वर्कर्स की मदद से और रिसोर्सेज की मदद से हम लोग 10,000 करोड़ रुपीस की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे थे, यानी और वो सारी की सारी डिमांड हो रही थी और सप्लाई भी उतनी ही हो रही थी हमारी, यानी कि प्रोडक्शन हमारा उतना ही हो रहा था जितना हमारी इकोनॉमी में हो सकता है। यानी कि अगर इंडिया में जो प्रोडक्शन हो रहा है, पूरे लेबर यूज हो रहे हैं अगर हमारे इंडिया के, और वो कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो सारा सेल हो रहा है, तो हमारी इकोनॉमी क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में है, राइट। 10,000 करोड़ की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं लेबर, और वो सारी डिमांड भी हो रही है, सप्लाई भी हो रही है, हमारी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में है। अब क्या होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि हमारे रिसोर्सेज कुछ ना कुछ बच गए हैं। अब यहाँ पे देखिए डेफिनेशन, पहले फुल एम्प्लॉयमेंट का एम्प्लॉयमेंट दोनों का पढ़ते हैं। अ सिचुएशन, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, सिचुएशन इन इकोनॉमी व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, saving is equal to investment with fuller utilization of resources and no excess capacity। कोई लेबर नहीं बचा हमारे पास, कोई लेबर नहीं है जो काम पे लगाया जा सके और प्रोडक्शन बढ़ा सके। अब डिमांड बढ़ेगी तब भी हम कुछ नहीं कर सकते, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे ऑपरेट कर रही थी, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहां था, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एंड सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, दोनों बराबर है और फुल एम्प्लॉयमेंट भी है। तो ये क्या हुआ, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। आप एग्जांपल लिख भी सकते हैं, न्यूमेरिकल एग्जांपल लिख सकते हैं। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन क्या है, अ सिचुएशन इन इकोनॉमी व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, बट विदाउट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्सेस कैपेसिटी। यानी कि यहां क्या है, देखिए यहां तक डेफिनेशन सेम है, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट तक, लेकिन उसके बाद विद फुलर है यहां, बट विदाउट है यहां पे, ठीक है, यहां ये चेंज है, यहां तक डेफिनेशन सेम है दोनों का, यहां पे बट विदाउट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्सेस कैपेसिटी। यहां क्या होगा, हमारे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज नहीं है और यहां पे क्या अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि कुछ लेबर हमारा अनएम्प्लॉयड है और फुल यूटिलाइजेशन नहीं है। और ये किस वजह से होगा, डेफिशिएंट डिमांड की वजह से। अब देखिए इसे थोड़ा सा इक्वेशन को उल्टा कर लेते हैं। अगर डिमांड किसी इकोनॉमी में 10,000 करोड़ की नहीं है, वो 8,000 करोड़ की है, 8,000 करोड़ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी इतनी गुड्स एंड सर्विसेज 8,000 करोड़ की गुड्स एंड सर्विसेज लोग डिमांड कर रहे हैं। अब प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, ये तो हुई हमारी एग्रीगेट डिमांड। अब प्रोड्यूसर तो उतना ही सप्लाई करेंगे जितनी डिमांड होगी भाई, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया, सप्लाई घटा दी, सप्लाई घटाकर क्या कर दी उन्होंने भी 8,000 करोड़ कर दी, 8,000 करोड़ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर दिए, जितनी भी गुड्स हैं वो 8,000 करोड़ के बराबर है। अब क्या होगा, जब ये कम हो गया तो इकोनॉमी में प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, राइट। तो अब इकोनॉमी क्या कर रही है, इकोनॉमी की फुल कैपेसिटी कितनी थी, 10,000 करोड़ की, ठीक है, तो ये तो बराबर नहीं है।
अब 10,000 करोड़ की कैपेसिटी तो ये ऑपरेट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि जब डिमांड ही नहीं है तो ऑपरेट क्यों करेगी? तो ये भी क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन घटकर कितना हो गया, जीडीपी कितनी हो गई, अभी पोटेंशियल जीडीपी ऑपरेट नहीं कर रही, तो 8,000 करोड़ हमारी जीडीपी हो गई हमारी। इसका मतलब क्या है, हम कितनी जीडीपी कम कर रहे हैं, ये पोटेंशियल जीडीपी होती है, आप कहीं पढ़ेंगे ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल जीडीपी, यानी कि हम अपने रिसोर्सेज को पूरा यूज करके कितना प्रोडक्शन इकोनॉमी में कर सकते हैं, वो होती है पोटेंशियल जीडीपी, यानी कितना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हम कर नहीं रहे, कर हम कम रहे हैं। तो 2,000 करोड़ कम की कैपेसिटी पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कम प्रोड्यूस कर रहे हैं हम। तो यहाँ क्या हुआ है, 2,000 करोड़ की गुड्स एंड सर्विसेज कम प्रोड्यूस की गई। अब जो हमने प्रोडक्शन अपना कम किया, उसकी वजह से क्या हुआ, कुछ लोग बेरोजगार हुए। क्यों? क्योंकि हम लोग तो इस प्रोडक्शन को 10 लाख करोड़ के प्रोडक्शन को हम कितने में कर रहे थे, 10,000 करोड़ को, पूरा कितना है 10,000 करोड़। अब 10,000 करोड़ का प्रोडक्शन कितने में हो रहा था, 10 लाख लोगों के साथ में। अब क्योंकि हमने प्रोडक्शन अपना घटाया है, तो अब लोग भी तो बेरोजगार होंगे हमारे, तो 10 लाख में से 2 लाख लोग हमारे सपोज बेरोजगार हो गए, तो ये क्या हुआ, अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए इक्विलिब्रियम तो है, डिमांड एंड सप्लाई दोनों बराबर हैं, और प्रोडक्शन हम कितना कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, लेकिन ये फुल एम्प्लॉयमेंट के बराबर नहीं है। अब यहां क्या हुआ, अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गया। ये कंडीशन क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ हाउ मेनी पीपल, 2 लाख पीपल, यानी 2 लाख लोग हमारे बेरोजगार हैं, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है, लेकिन उस पर इक्विलिब्रियम है, यानी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई तो है, लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट पे है। इसको हम क्या कहेंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जो हमारी एक्सेस कैपेसिटी के साथ हो, यानी कुछ लोग हमारे बेरोजगार रह गए हैं, हमारे रिसोर्सेज पूरी तरह यूज नहीं हुए हैं, और इसी को हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी इकोनॉमी फुल कैपेसिटी भी यूज नहीं करती, ऑपरेट नहीं कर रही है, रोज लोग बेरोजगार हो चुके हैं। ठीक है, ये दोनों इक्विलिब्रियम आप डायग्राम की सहायता से भी हम इन्हें पढ़ेंगे। अगले वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि डायग्राम, एक ही डायग्राम से हम समझ लेंगे कि हमारी एक्सेस कैपेसिटी क्या है और हमारी डेफिशिएंट जो हमारी डिमांड है, एक्सेस डिमांड क्या है, और हमारी कैपेसिटी या सप्लाई कितनी है, जीडीपी पोटेंशियल जीडीपी कितनी है, सारे कॉन्सेप्ट्स हम सिर्फ एक डायग्राम से पढ़ेंगे। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइकिंग। अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो, आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, कमेंट्स डाल के अपना कमेंट्स डालिए, रेगुलरली डालिए, और हमसे जो है आपने जो whatever love you have showered on us, whatever support you have provided, thanks for that. Keep liking, subscribing and watching the videos. Thank you so much.